36 साल का साम्राज्य कैसे सिर्फ 36 महीने से भी कम वक्त में जमींदोज हो गया। पब्लिक में खौफ, पैसे के दम पर पावर के नशे में बाहुबलियों ने कैसे खड़ी की पूर्वांचल की धरती पर इमारतें। टीवी पर सबसे बड़ी सीरीज गैंग्स ऑफ पूर्वांचल, पब्लिक, पैसा और पावर में पूर्वांचल के माफिया पर अनसुनी कहानी दिखाएंगे। हम बताएंगे कि ये माफिया किसकी मदद से और कैसे अपना अवैध साम्राज्य खड़ा करते हैं। आज गैंग्स ऑफ पूर्वांचल में देखिए अतीत की कहानी। हर धीरे धीरे चला है कहरवा, शुरू जावा डूबे ना जिया। धीरे धीरे चला है कहरवा, सितंबर 2020, जगह सिविल लाइंस, प्रयागराज। अवैध कमाई से, करीबियों के नाम से अवैध जमीन पर करोड़ों की बिल्डिंग पर बुलडोजर। कभी यहाँ की एक ईंट कोई छू नहीं पाता था। डर इतना था कि पुलिस भी यहाँ आने से कतराती थी। लेकिन कहते हैं कि वक्त बराबर नहीं रहता। पुलिस का जब डंडा चला तो प्रयागराज के माफिया का वर्चस्व ऐसे ही धराशायी होने लगा। 5 सितंबर 2020 के पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ आवाज उठा सके। वर्दी पहनने वालों से लेकर आम आदमी तक उससे डरता था। लेकिन प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में नवाब यूसुफ रोड की इस बिल्डिंग को जब गिराया गया तो लोगों ने कहा कि उसके अवैध साम्राज्य में पहली कील है। 7 सितंबर 2020, सिविल लाइंस, प्रयागराज। $500 वर्ग मीटर में बनी ये बाहुबली की दूसरी संपत्ति है। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के राज में उसने अपनी पावर का इस्तेमाल कर नजूल की जमीन पर इस अवैध बिल्डिंग को खड़ा किया था। पुलिस ने 7 सितंबर 2020 को उसके अवैध साम्राज्य को खत्म करने के लिए दूसरी कील ठोक दी। ये निर्माण अभी विगत कुछ वर्षों 5-10 साल पहले हुआ है निर्माण। आप उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस इमारत को गिराने से पहले 3 थानों की पुलिस बुलाई गई और कड़ी सुरक्षा के बीच 4 जेसीबी का इस्तेमाल कर इस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया गया। 10 सितंबर 2020, जगह झुंसी, बेनामी कोल्ड स्टोरेज जब्त। गैंगस्टर ने अपनी पत्नी के नाम पर इस कोल्ड स्टोरेज को बनवाया था। हर साल लाखों की कमाई होती थी, इससे पैसे आते थे और उसकी पावर बढ़ती जाती थी। लेकिन सरकार के एक प्रहार ने उसकी पावर पर ब्रेक लगा दिया। लोग कहते हैं कि जेल के अंदर से बैठकर वो इसी कार्यालय से अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखता था। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के 14(1) की धारा के तहत की जा रही है। इनकी यह संपत्ति सीज की गई है। लोग कहते हैं कि प्रयागराज के चकिया का ये कार्यालय उसके गुनाहों का भी गवाह है। कहा जाता है कि इस इमारत में कई लोगों का खून करने से मिले पैसे भी शामिल हो सकते हैं। 2007 में भी इस पर ताला लगाया गया था और फिर 10 सितंबर 2020 को प्रशासन ने इसे बंद कर दिया और इस तरह से उसके अवैध आर्थिक साम्राज्य पर एक एक करके पुलिस ने कील ठोक दी। 11 सितंबर 2020, तेलियरगंज, प्रयागराज। तेलियरगंज के मेहदौरी कॉलोनी में
ये एक ज़मीन है, करीब 2 बीघे ज़मीन है। इस ज़मीन को, ये स्टेट लैंड की ज़मीन है और ये बेशकीमती करोड़ों की ज़मीन है और इस ज़मीन को लीज पर किसान को दिया गया था, लेकिन गलत तरीके से इसे बाहुबली अतीक अहमद के भांजे हमजा उस्मान ने इसको हथिया लिया था और खुद अतीक अहमद के अतिक्रमण वाली नवाब यूसुफ रोड पर एक ज़मीन को, एक बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। पूर्वांचल का गैंगस्टर अतीक अहमद। उसके सितारे गर्दिश में हैं, लेकिन कभी अतीक अहमद के नाम से ही कई लोगों के सितारे या तो गर्दिश में चले जाते थे या चमक जाते थे। पूर्वांचल में खौफ का एक नाम अतीक अहमद भी है, जिसके नाम से सिर्फ थानों की पुलिस ही नहीं, जिस जेल में जाता था वहां के जेलर भी डरते हैं। कहते हैं कि पहले अतीक के खिलाफ कोई केस कोर्ट में जाता था तो जज भी सुनवाई करने से डरते थे। खौफ इतना था कि अतीक के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था। वो चाहे जेल में हो या बाहर, कभी भी उसका क्राइम का कारोबार बंद नहीं होता था। सलाखों के पीछे से अपनी सरकार चलाता है। बाहुबली गैंगस्टर अपराधी कहलाने का शौक रखने वाला अतीक अहमद, ये वो नाम है जिसका जिक्र पूर्वांचल के बड़े माफिया के तौर पर होता है। भले ही सरकार की कार्रवाई से वो सहमा हुआ है, लेकिन उसके नाम से खूनी वारदात की लंबी फेहरिस्त है। कहते हैं कि वो अपने अपराध की कहानी चार्जशीट लोगों को दिखाकर खुश होता है। जिस तरह ये जेसीबी मशीन उसकी काली कमाई के साम्राज्य में एक एक कर कील ठोक रही है, कभी अतीक अहमद लोगों के जिस्म में ऐसे ही दनादन गोलियां दागता था। अतीक को बाहुबली होने का इतना घमंड था कि कहीं भी किसी को भी मार डालता था। हथियारों से लैस उसके गुंडे किसी पर भी हाथ उठा देते थे। शहर हो या कॉलेज, हर जगह उसकी तूती बोलती थी। ये तस्वीरें 2016 की हैं, जब अपने गुंडों की टोली के साथ अतीक अहमद प्रयागराज के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गया। वो अपने एक करीबी छात्र के सस्पेंशन से नाराज था, इतना नाराज कि जो भी सामने आया उसने उसी पर हमला बोल दिया। यही नहीं, टीचर के साथ यूनिवर्सिटी के कई स्टाफ से मारपीट की। अतीक के जिस करीबी छात्र को सस्पेंड किया गया था, उस पर परीक्षा में नकल करने का आरोप था। लेकिन कहते हैं कि अतीक अपने लोगों की गलती को नहीं देखता, उसे अपराध करने में मजा आता है। उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला था। उसे गुरूर था कि उसकी पार्टी फिर से सत्ता में आएगी और इसी नशे में अतीक अपने गुंडों के साथ वाइस चांसलर के कमरे में घुस गया। उस वक्त उसके गुंडों के हाथों में बंदूक थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपनी आखिरी गुंडागर्दी कर रहा है। 2017 में सत्ता बदली और अतीक अहमद को जेल भिजवा दिया गया, लेकिन जेल से भी उसने अपनी हरकतें जारी रखी। मगर इस बार अतीक के अवैध साम्राज्य को कुचलने की पूरी तैयारी थी। पुलिस एक एक आरोपों की जांच कर और उसकी अवैध संपत्तियों का पता लगाकर जब्त करने लगी।
आखिर अतीक अहमद ने बेहिसाब दौलत कैसे बनाई और कब अपराध की दुनिया में कदम रखा? क्या इंतकाम की वजह से अपराधी बना या जराइम की दुनिया की पाठशाला में तैयार हुआ था? 1980 के आसपास हर स्टेट में क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हो रहा था। यूपी में जातिगत राजनीति की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। शय और मात के खेल में धीरे धीरे अपराधियों की भी दखल बढ़ने लगी। तो जब ये क्षेत्रीय पार्टियां आईं तो बहुत ढेर सारे वो बाहुबली नेता जो इसके पहले राजनीतिज्ञों को पर्दे के पीछे से मदद करते थे, उनको खुद से चुनाव मैदान में अपना मुकद्दर आजमाने का एक मौका मिला। कहते हैं कि उस वक्त अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज का भी इलाहाबाद में एक गैंग हुआ करता था। तब अतीक अहमद काफी छोटा था, लेकिन पिता के कारनामों से वाकिफ था। पिता जब किसी को मारता था तो अतीक को अच्छा लगता था। डरे हुए लोगों को देखने में उसे खुशी मिलती थी और धीरे धीरे पिता का असर बेटे पर भी होने लगा। इसका पहला ट्रेलर 1983 में देखने को मिला। उस वक्त अतीक अहमद की उम्र 18 साल थी। पहली बार 1983 में अतीक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ। इलाहाबाद में उन दिनों नए कॉलेज बन रहे थे, उद्योग धंधे लग रहे थे, ठेके बंट रहे थे। देश में क्षेत्रीय राजनीति में नेतागिरी करने के साथ साथ नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का था। अमीर बनने के लिए ये कुछ भी करने पर उतारू थे। इलाहाबाद के मोहल्ला चकिया का अतीक अहमद भी इन्हीं में से एक था। 1979 में अतीक 10वीं क्लास में फेल हो गया, लेकिन रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाने वाले और अपराधी प्रवृत्ति के पिता के इस बेटे का क्राइम का बिजनेस चल निकला और वो रंगदारी वसूलने में जुट गया। पुराने शहर में उन दिनों चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चकिया के लोग बताते हैं कि पुलिस भी चौक और रानी मंडी की तरफ जाने से डरती थी। अगर कोई वर्दी वाला चला गया तो पिटकर ही वापस आता था। 22 साल की उम्र तक चकिया के अतीक अहमद की पहचान एक गुंडे के तौर पर हो गई थी। पुलिस और नेता दोनों उसे शह देने लग गए, क्योंकि उस वक्त चांद बाबा का खौफ था। चांद बाबा को खत्म करने के लिए अतीक को आगे बढ़ाया और अतीक इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि न सिर्फ चांद बाबा का खौफ खत्म हुआ, बल्कि आसपास के अपराधी भी अतीक की शरण में आ गए और अतीक अहमद खौफ का दूसरा नाम बन गया। पुलिस ने चांद बाबा को खत्म करने के लिए अतीक का इस्तेमाल किया। पुलिस को लगा था कि अतीक उम्र में छोटा है, उसे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अतीक के गैंग ने 1986 में पुलिस के नाक में दम कर दिया। अतीक के गैंग को पकड़ने और एनकाउंटर के लिए पुलिस पीछे पड़ गई। एक दिन पुलिस अतीक को उठाकर किसी अनजान जगह पर लेकर चली गई। पुलिस अतीक अहमद को थाने नहीं ले गई। शोर मच गया कि अब उसे पुलिस मार देगी। घबराए घर वाले कांग्रेस के एक सांसद के पास पहुंचे। बताया जाता है कि सांसद की पैरवी पर दिल्ली से लखनऊ फोन आया और लखनऊ से इलाहाबाद। फिर पुलिस ने अतीक अहमद को छोड़ दिया। यानी अतीक को पहली बार जीवन दान मिला और फिर उसने लौटकर पीछे नहीं देखा। वो समझ गया कि राजनीति में कितना दम है, लेकिन पुलिस उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहती थी। पुलिस दोबारा अतीक की तलाश में थी, लेकिन उसकी भनक पाकर हुलिया बदलकर वो भाग निकला और फिर मौका देखकर उसने सरेंडर कर दिया। उस पर NSA लगाया गया। अतीक ने इसका फायदा उठाया और अपने इलाके में मैसेज भिजवा दिया कि अतीक अब बर्बाद हो गया है। इस मैसेज का असर दिखा और 1 साल बाद जब वो जेल से छूटा तो सहानुभूति का फायदा उठाया और राजनीति में उतर गया। 1989 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए। इलाहाबाद पश्चिम से अतीक ने निर्दलीय पर्चा भरा और पहले ही चुनाव में जीतकर विधायक बन गया। इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से 1989, 1991, 1993 में लगातार 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में जीत हासिल की। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की और 2002 में सोनेलाल पटेल की पार्टी अपना दल के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे और 5वीं बार जीत का परचम फहरा दिया।
5 बार विधायक बनने के बाद अतीक अहमद संसद जाने की जुगत में लग गया और फिर 2004 में दोबारा समाजवादी पार्टी से जोड़कर चुनाव में उतर गया। मुलायम सिंह ने फूलपुर से टिकट दिया था। इस बार भी अतीक की जीत हुई और वो संसद जा पहुंचा। संसद पहुंचने के साथ ही अतीक को महंगी गाड़ियों का शौक हो गया। कुछ ही दिन में उसने विदेशी गाड़ी खरीद ली। लग्जरी गाड़ियों के बाद अत्याधुनिक हथियारों का भी शौक बढ़ गया। चकिया के रहने वाले लोग बताते हैं कि अतीक को 2 ही चीजों का शौक रहा, हथियार और विदेशी गाड़ी। जब कभी वो सड़क पर निकलता था तो उसके काफिले में 15 से ज्यादा विदेशी लग्जरी गाड़ियां होती थी। अपनी जान बचाने के लिए अतीक अहमद 1989 में उसने राजनीति का दामन थाम लिया। वो समझ गया था कि राजनीति ही उसे सुरक्षा दे सकती है। उस वक्त के सियासी दलों को भी ऐसे ही लोगों की जरूरत थी, लेकिन राजनीति में आने के बाद भी अतीक अपराध के दामन से जुड़ा रहा। वसूली, किडनैपिंग के आरोपों के बीच 2005 में एक जघन्य अपराध में भी अतीक का नाम सामने आया। कहते हैं कि इसी के बाद अतीक के बुरे दौर की शुरुआत हुई। अतीक अहमद एक ऐसा अपराधी है जो किसी को भी अपने सामने खड़ा नहीं होने देता। अगर कोई राह में रोड़ा बनता तो उसे बेरहमी से हटा देता था। जब प्रयागराज पर उसकी हुकूमत चलने लगी तो आगे का प्लान बनाया, क्योंकि वो सिर्फ प्रयागराज तक ही सिमटकर नहीं रहना चाहता। पूर्वांचल में भी दखल बढ़ाने लगा। आपराधिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए चाहे चांद बाबा हो या फिर कोई और, किसी को छोड़ता नहीं था। फूलपुर सीट से जीतकर अतीक अहमद संसद पहुंचा और इलाहाबाद पश्चिम की सीट खाली हो गई। अतीक ने अपने भाई खालिद अजीज उर्फ अशरफ को चुनाव में उतार दिया, लेकिन वो 4000 वोट से हार गया। ये हार अतीक से बर्दाश्त नहीं हुई। अतीक अहमद तिलमिला उठा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। अक्टूबर 2004 में अतीक के भाई को हराकर राजू पाल बीएसपी के टिकट पर विधायक बने और नवंबर में राजू के दफ्तर पर हमला हो गया। बमबाजी और फायरिंग के बीच राजू पाल बाल बाल बच गए। दिसंबर में फिर राजू पाल पर हमला हुआ। नवंबर के बाद दिसंबर में हुए हमले से विधायक राजू पाल डर गए। उन्होंने अतीक अहमद से जान का खतरा बताया। अतीक पर भाई के हार का बदला लेने का आरोप लगा। 25 जनवरी 2005 में राजू पाल पर तीसरा हमला हुआ। बदमाशों ने राजू पाल के काफिले को घेर लिया था और अंधाधुंध गोली मार दी और फरार हो गए। इस हमले में राजू पाल को कई गोलियां लगी थी। गंभीर रूप से जख्मी राजू को उनके समर्थक ऑटो में लेकर अस्पताल जा रहे थे। इसी बीच हमलावरों को शक हुआ कि शायद राजू पाल जिंदा है। वो दोबारा लौट कर आए और ऑटो को घेरकर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा कर गोलियां चलाई गई। समर्थक किसी तरह राजू को लेकर जीवन ज्योति अस्पताल पहुंचे। शरीर में 19 गोलियां लगी थी। डॉक्टरों ने राजू पाल को मृत घोषित कर दिया। बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लगा। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक, उसके भाई अशरफ, फरहान और आबिद समेत कई लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। बताया जाता है कि फरहान के पिता अनीस पहलवान की हत्या का आरोप राजू पाल पर था। राजू पाल की 9 दिन पहले ही शादी हुई थी। उनकी हत्या के बाद बीएसपी के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। राजू पाल की हत्या के आरोप में अतीक और उसके भाई को जेल भेज दिया गया और इसी हंगामे के बीच उपचुनाव भी हुआ। उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उपचुनाव में बीएसपी ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को उतारा। समाजवादी पार्टी ने दोबारा अतीक के भाई अशरफ को टिकट दिया। पूजा पाल अपनी हाथों की